अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था in any case was 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वी नेवर डिड दैट। नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल। तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 11 अगस्त को 2019 Jaishankar, as the External Affairs Minister, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, they released their first national security policy and I was one Indian they had invited there. तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज दैट शी जिनपिंग ऑल्सो टोल्ड हिम, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से। ऑन द पॉलिटिकल साइड, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी।
खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया है वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 about India Pakistan. It is no longer about a two front war. चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूं। बेसिकली वॉट मेंट दैट वॉज, आई एक्सप्लेन दैट दिस इज द टर्म दैट आई कॉइंड and I said what this is, you will fight with Pakistan but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मिसाल के तौर पर हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स which is what they call the Operation Swift Retort. याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया। और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट। और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक मिसाल के तौर पर है विजिबल लाइट। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विजिबल लाइट है। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पे है उनके रेडियो वेव्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सरे होती है जो हमारी एक्सरे मशीन में काम आती हैं। माइक्रोवेव है जो हम माइक्रोवेव चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। दिस इज टुडे द क्रक्स ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर, to have a superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी वो बताता हूँ मैं।
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में जब ये आए हैं, इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस करी अक्टूबर 2014 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कंबाइंड कमांडर्स को कि जो हमारा एनिमी है वो विजिबल है, थ्रेट जो है, नो, एनिमी इज इनविजिबल, द थ्रेट इज नोन. It's a famous statement now made by the Prime Minister, basically saying that we have to focus on the terrorist and not on the Pakistan, which is harboring the terrorist or which is the hub of the terrorism. तो वो फोकस वो बन गया कि सब कन्वेंशनल वॉर हमें करनी है, हमें काउंटर टेररिज्म को करते रहना है. उसी समय मुझे याद है एयर चीफ हमारे होते थे, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा. मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा ये आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग अ रोल कि एयरफोर्स का भी रोल होना चाहिए. अरे बाबा, एयरफोर्स को ये था कि सारी ग्लोरी इंडियन आर्मी को मिल रही है, तकमे मिल रहे हैं, उनको ऑनर मिल रहा है टेररिस्ट मारने का, तो हमें मिलना चाहिए. सो दैट एंटायर लाइन ऑफ लीडरशिप ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दे ऑल्सो वे वेरी हैप्पी कि हमें भी ऐसा रोल दीजिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करें. तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा. अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया. हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच नहीं किया, एयर स्पेस को स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया. पर इस बार वो तैयार बैठे थे. आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट इट इज नॉट रियली अबाउट द J-10 and the PL-15 missile. It is about the ecosystem that was backing that. And when I say ecosystem, what am I talking about? I am talking about the advanced exercises that the Pakistan Air Force had been doing since 2019 with the PLAF. और उसके तहत वो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि आपकी सैटेलाइट्स, आपके एयरबॉर्न एसेट्स, एयरबॉर्न में जैसे एवैक्स होता है जिससे आप पता करते हैं कितने टारगेट्स हैं, उसको ट्रैक करते हैं, आपके ग्राउंड एसेट्स विच इज़ आपकी एयर डिफेंस वगैरह, और आपके फाइटर्स, इस सब को आप नेटवर्क कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर्स तक देख सकता है, बट बिकॉज नाउ इट इज़ लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज़्यादा देख सकता है. Even before the enemy sees you, you see the enemy. ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, as I told you, they focused there after 2019 बालाकोट. तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रेडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया. तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है. एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, इट विल गेट यू. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स. द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है. अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी कि एक हवाई जहाज दूसरे से भिड़ गया. नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स. 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं. वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इको सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस with a special focus on electronic warfare, and this takes years and years. So by doing a disproportionate response, let me tell you a key reason जो मैं आगे आऊँगा अभी, why Pakistan's profile has gone up in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है, ये peer competitor उनको दिखाई दिया.
तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई. They have the military power. And the second thing that the world saw is that the Chinese stood by them. Chinese are the people who had the gumption to walk the talk. बहुत बड़ी बात है. तो पहली तो ये बात हुई, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बोल रहे हैं, देखिए, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स. और ऑब्जेक्टिविटी हमें ये बताएगी कि अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं सारी की सारी मैक्सिमम. और जो हमारा S-400 है, हमारे ब्रह्मोस है, वो उसको इजीली कवर कर सकता है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू चाइना, and China is giving them a deadly combination of what is called the J-35A and the HQ-19, which is the air defense system. बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, intermediate range ballistic missiles, and the KJ-500, which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा combination है जो उनको मिल रहा है. And I won't be surprised, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. दूसरी बात, न्यू नॉर्मल क्रिएट करा है. जैसे बताया था अभी कि ये पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं है कि जहाँ पर दोनों साइड बैठ के बात करती हैं और तय करती हैं कि ठीक है ये टर्म्स होंगी सीज फायर की. ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी साइड इसको लिफ्ट कर सकती है. कहने का मतलब है वी आर टुडे लिविंग एट द एज ऑफ वॉर. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज वी आर अप अगेंस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना एंड इट्स एक्सट्रीमली लीथल. As I said, it's a one-front reinforced war that we are looking at. And all this talk that I keep hearing, कि अब drones चाहिए, of course you need drones. But more than drones, what you need is, in which nobody is talking about in my country, are the capabilities in the virtual domains of war. And when I say virtual domains of war, I am talking of three things. I am talking of electronic warfare, which is the electromagnetic spectrum. I am talking of cyber capabilities, and I am talking of space. They all link up. Because if you lose here, you lose the war. Simple. Communication आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप blinded. It's over. The war is over. क्या लड़ेंगे आप? तो वो आपको पहले बनाना है. फिर आपको एयरफोर्स का इकोसिस्टम बनाना है. So all these things are there, and we are living dangerously. That is the second point. The third point is that the war has changed. लड़ाई बदल गई है. अब ये अभी लोग, द मिलिट्री लीडरशिप विल हेजिटेट टू डिस्कस दिस. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लड़ाई कैसे बदली है. वो ऐसे बदली है कि एक तो पूरी बैटलफील्ड जो है, अभी आप जो डिफेंस कवर करते हैं उनको आइडिया होगा. हमारे यहाँ क्या होता है, आर्मी के अंदर वो डिव कमांडर होता है, डिव कमांडर के बाद कोर कमांडर होता है, उसके बाद आर्मी कमांडर होता है. दी होल आइडिया ये होता है कि साहब वो सामने जो है एक फ्रंटेज है, तो पहले दुश्मन जो है वो फ्रंटेज को बंद, उसको ब्रीच करेगा, तो वो डिव कमांडर लड़ाई लड़ेगा. जब वो ब्रीच हो जाएगी तो कोर कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लड़ेगा. उसके बाद फिर आर्मी कमांडर लड़ेगा. तो ये फेजेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिकॉज अब जो पूरी है वो एक बैटल स्पेस बन गई है बिकॉज ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. तो पहली बात जो हमें अब सोचनी है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को डाउन साइज करना है ड्रास्टिकली. वी हैव टू पुट द मनी इन द वर्चुअल डोमेन्स ऑफ वॉर. वी हैव टू पुट द मनी इन इंडियन एयरफोर्स. क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है आपने इतने बड़े बड़े जो आलीशान, वो हर अफसर के पास एक हेडक्वार्टर है. यू विल बी एबल टू हाइड नथिंग फ्रॉम द चाइनीज सैटेलाइट्स. 4 सैटेलाइट्स हैं आज दुनिया में जिनकी ग्लोबल रीच है. जीपीएस अमेरिका का, गलीलियो यूरोप का, ग्लोनॉस रशिया का और बेदू चाइनीज का. और इन चारों में से बेदू इज द नंबर 1. I don't want to go in the technical details. They are the best because they are the latest.
they have all the latest technology. So the point I'm making is that if you don't downsize your army, and when I'm saying downsize the army, I'm saying cut your headquarters, because आपके headquarters तो दिखेंगे उसको, आप कहाँ लेके जाएंगे headquarters को? At best what you can do is have some advanced headquarters. So ये हमें कुछ lessons हैं सीखने हैं. अभी I am coming to a very important thing, and that is what after सिंदूर. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. As I said, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है. कैसे बढ़ी है कि तीनों ग्रेट पास टुडे आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तान. अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए. इन लोगों का रिश्ता है 9/11 से बहुत पुराना रिश्ता है, वो टूटा कभी नहीं था. एंड आसिफ मुनीर, बिकॉज ही इज नाउ बिकम अ 5 स्टार, वो अटेंड कर रहे हैं कल उनकी 250th आर्मी डे परेड. सॉरी, या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल. तो अमेरिकन हैप्पी विद देम. द वर्ल्ड डजंट बिलीव आर टॉक ऑफ टेररिज्म, वो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टेररिज्म फिनिश्ड इन 9/11. उसके बाद जो चला था, जब बुश जूनियर ने बात शुरू करी, यू आर विद अस और यू नॉट विद अस, दैट वाज द डेज ऑफ टेररिज्म. नाउ बिकॉज एज आई सेड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग, दिस इज द डे रियली ऑफ द कन्वेंशनल वॉर्स और हाइब्रिड वॉर्स. उसमें टेररिज्म भी हो सकती है, बट टेररिज्म कैन नॉट बी बाय इटसेल्फ. तो ये आपका नैरेटिव कोई नहीं सुन रहा है. अच्छा, चाइना जो है सेकेंड ग्रेट पावर उनके साथ खड़ा हुआ है, और जो रशिया है, एज आई सेड, दे आर, उनकी विजन जो है वो अलाइंड है. इनफैक्ट अभी रिपोर्ट आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स की समिट हो रही है 6-7 जुलाई को ब्राज़ील में. वहाँ पे 2 मुल्क, चाइना और रशिया, प्रपोज करने वाले हैं पाकिस्तान का नाम एज अ परमानेंट मेंबर. वो दूसरी बात है, होगा नहीं, बिकॉज इट वर्क्स बाय कंसेंसस. इनफैक्ट इसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गी लैवरोव, ही इज कमिंग, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर, ही इज कमिंग टू इंडिया. And one of the things before starting from Moscow, he said is, what I want to discuss is RIC. RIC stands for Russia, India, China. This is the foundation of BRICS. And BRICS is the key institution of the global south. What I said, where 80% of the world is going, which is about development, which is about prosperity, which is about win-win, which is about indivisible security. वो एक अलग चीज़ है. So he is coming just to discuss that. Obviously he'll be asking our leadership कि वहाँ पर Prime Minister Modi has to come. तो will he meet with Xi Jinping or not, formally or informally? That is important because अगले साल ब्रिक्स की जो है जिम्मेदारी वो इंडिया के पास आ रही है. तो अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिका 1.3 बिलियन IMF ने लोन दिया है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक ने 4 बिलियन दिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन दिया है, और उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है. पूरी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब लिंक्ड है. सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये सब रिक्वायरमेंट अमेरिकन की भी है, रिक्वायरमेंट चाइनीज़ की भी है. तो वो सब की आज जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर करके, बाय एंड दे शोइंग टू द वर्ल्ड दैट दे आर अ मिलिट्री कॉम्पिटिटर टू इंडिया, वी हैव एक्चुअली रेज दैट जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल एक्सपोनेंशियली. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, वी हैव अबैंडन्ड सार्क. वी अबैंडन्ड दैट इन 2016. नाउ वी आर इन अ लिम्बो, वी आर इन अ कंप्लीट सस्पेंस कि हाउ मच इंपॉर्टेंस विल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गिव टू क्वाड, हाउ मच इंपॉर्टेंस इट विल गिव टू इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, एंड हाउ मच बैकिंग इट विल गिव टू साउथ एशिया. साउथ एशिया में उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं. एक सवाल पूछा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से अबाउट बांग्लादेश, एंड ही सेड इट इज बिटवीन द 2 कंट्रीज, दे कैन सॉर्ट इट आउट. ही इज नॉट इंटरेस्टेड. कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था, दोनों एक्सट्रीम पे तीनों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं. आज खुला मैदान है फॉर चाइना. देर इज अ स्ट्रेटेजिक वॉइड. इंडिया इज नॉट देयर, अमेरिका डजंट वांट टू कम देयर, एंड चाइना इज वेरी मच देयर. एंड अब आप सोचिए आगे क्या होगा. प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की. वाई कांट द चाइनीज
put Pakistan as a strategic alternative to India in the SAARC and revive SAARC. SAARC आज भी जिंदा है, हेडक्वार्टर है उसका नेपाल के अंदर. तो इन पॉसिबिलिटीज को आप सोचिए कि हम अपने नेबरहुड में देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड. नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा अली, ही मेड ख्वाजा आसिफ, ही मेड अ स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले कि वी आर लीविंग शिमला अग्रीमेंट, we want to go back to the 1948 UN resolution. And what he said is that we want to call the military line ceasefire line. इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ कितना सीरियस है ये इम्प्लीकेशन. देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी शिमला अग्रीमेंट के अंडर, उसमें 2 बातें तय हुई थी. पहली बात ये तय हुई थी कि इट विल बी बायलैटरल. We will not allow any third party to come into this. और दूसरी बात ये तय हुई थी कि no force will be used by either side to change this line. कहने का मतलब ये है, दोनों साइड उसको टैक्टिकली तो चेंज कर सकते थे, जो हम करते रहते हैं, यहाँ हमारा उसने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया, बट ये दोनों की तरफ से ये तय हुआ था अंडर द शिमला अग्रीमेंट. नाउ इफ दे लीव द शिमला अग्रीमेंट, एंड लेट मी टेल यू, everything that the Chinese do, Pakistanis do, they are constantly taking the advice of China. इसको आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना और पाकिस्तान को एक देखिए. अब आप, वो हमेशा एक थे ही, पर हमने उसको 5 अगस्त 2019 के पास उनको ओपनली हमने एक बना दिया, वो गलती करके. तो अब देखिए इसका मतलब क्या है. जब वो बोलते हैं हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे, इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है. एक तो वी आर ओपन नाउ, व्हाट दे से वेरी क्लियरली कि वी आर ओपन टू द मल्टीलैटरल अप्रोच, वी आर ओपन टू द आउटसाइड पावर्स टॉकिंग अबाउट कश्मीर. देखिए, उनका कोर कंसर्न इज कश्मीर, पाकिस्तान का. वो था, वो आज भी है. मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज कि सीज फायर लाइन को सुपरसीड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने. लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई. इफ दे गो बैक देयर, दैट मीन्स वो जो सीज फायर लाइन थी विच इज सुपरसीडेड, उसके जो रूल्स थे जो सीज फायर लाइन के, वो आज लागू नहीं होते. सो दे आर मेकिंग अ केस फॉर अटैक ऑन कश्मीर. प्लीज टेक इट सीरियसली. दिस इज अ केस फॉर द अटैक ऑफ कश्मीर, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस देश में. कोई बात ये नहीं समझ रहा है इट इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर. कोई ये समझ नहीं रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे रीजन में आ गई है. चाइना टुडे इज़ अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया. हमने साउथ एशिया छोड़ दिया है, और पाकिस्तान और ये जो दोनों है साउथ एशिया में हमें स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल आइसोलेट करके, मैंने कहा था कि पॉज है अभी ऑपरेशन के अंदर, तो वाई कांट दे लिफ्ट द पॉज. हमसे पहले उनकी तैयारी हो जाएगी. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं मुल्क की, you always have to keep 2 things in mind. First is always take into consideration the worst case scenario, not the best case scenario. Number 2, always give more capabilities to your enemy than he actually has, because then you will do well. ये 2 बेसिक बातें हैं, मिलिट्री में भी होती हैं, वॉर एप्रिसिएशन में. तो मैं आपको ये सब बातें एक बहुत लिटिल टाइम, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, तो मैं ये आपको बताना चाहता था. बट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. हाँ दोस्तों, अगर ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो आज पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है ना, जो नाम दुनिया में पाकिस्तान ने कमाई है, तो क्या लगता है कि ये नाम कमाना किसी और तरीके से मुमकिन था? बिल्कुल नहीं था. मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को इतना बड़ा मौका मिला और पाकिस्तान ने वो ज़ाया भी नहीं किया, बल्कि उससे फ़ायदा उठाया. अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हार जाते या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल ना होती, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर इस तरह का फ़ॉरेन पॉलिसी में इतना इन्वॉल्व होता? ईरान अमेरिका के दरमियान जो डील है, उसमें जो पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है,
आज जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी चल रही है, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान ने वो किया है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हासिल किया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कामयाबी हासिल ना करते, फिर ट्रम्प ने जो सीज़ फायर किया उसका एजाज़ ट्रम्प को ना देते, ट्रम्प को आ, चूना लगाने के लिए ये न कहते कि हम आपको नोबल इनाम जो है, नोबल प्राइज़, उसके लिए नॉमिनेट करते हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये इज़्ज़त आज मिल जाती? कुछ चीज़ों में अपने आप को दूसरे के साथ अपने कुछ चीज़ें पेश करनी पड़ती है जिससे आपको उससे दुगना मिल जाती है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने वावेला बनाया कि नहीं नहीं, ट्रम्प ने किस तरह सुलह की, ट्रम्प का ये काम नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान ने उस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। जो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस जो थी, उसने जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद किया कि आपने क्यों ट्रम्प के कहने पे सरेंडर होना था। वाकई वो ट्रम्प के कहने पे तो सरेंडर हुआ है, उसमें शक नहीं है। ट्रम्प ने जैसे ही कहा कि आपको जंग रुकनी है तो ये खुश हुआ, बल्कि इसने तो अपने तरफ से दरख्वास्त उसको दी थी कि आप ये जंग रुकवाइए। उसके बाद वो ट्रम्प को एजाज़ देने के लिए तैयार नहीं था, तो ट्रम्प ने फिर जो गुस्सा था वो एक बेहतरीन तरीके से निकाला। ट्रम्प ने देखा कि नरेंद्र मोदी एक तरफ मुझे मेरे पाँव पड़ रहा था कि सुलह करो, सीज़ फायर करो। अब जब मैंने किया तो ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने तो हमने अपने सतह पर ये सीज़ फायर जो है वो किए है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। तो इससे ट्रम्प भड़का और उसने फिर जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट जो गिराए थे, तो उस सब को गिनती करने लगा। पहले एक और एक से शुरू होकर वो 11 तक मेरे ख़्याल से पहुंच गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री थी जो हासिल की है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे ना होता। पाकिस्तान को ये पोजीशन खुदा ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दिया है। ना तो ट्रम्प के जहन में ये था कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा दोस्ती हो सकता है, और ना इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम था कि हम ऑपरेशन सिंदूर में इतना ज़लील हो सकता है। वो तो समझ रहे थे कि हम जब पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान में इतना दम नहीं होगा हमारे ख़िलाफ़ खड़े होने का, लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी थी, और वो गलतफ़हमी जो थी वो उसको ले डूबी। अब इंडियन एनालिसिस जो सच तस्लीम करते हैं, जो सच के साथ होते हैं, झूठ के साथ नहीं होते, जिस तरह इंडियन मीडिया जो है वो झूठ फैलाते हैं, तो वो लोग जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की कामयाबी के लिए था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। हम भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान का जो मकसद है उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। जो लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, दुश्मन है, लेकिन जिस तरीके से वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं उससे पाकिस्तान और मजबूत हो रहा है। तो बस यही फ़र्क है। बाकी हम इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे 40 साल तक इंडिया में सपोर्ट करते हैं, उसको ना ख़त्म होने की दुआएं करते हैं कि ये कायम रहे। तो पाकिस्तान का जो काम है, हमारे एजेंसियों का जो काम है वो ख़ुद ब खुद चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है वो कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ एजेंट भेजने की, वहाँ बगावतें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है कि उससे ख़ुद बगावतें पैदा हो रही है। खालिस्तान तंजीमें हैं जो, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंस जो तंजीमें हैं वो ख़ुद सर उठा रही है, वो ख़ुद नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। वो ख़ुद चाहते हैं कि हम इस निज़ाम से निकले, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम बगावत करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आईएसआई को करनी थी, जो पाकिस्तानी एजेंसियों को करनी थी,
गवर्नमेंट को और आर्मी को करनी थी, तो वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के गुंडे जो है वो खुद कर रहे हैं। पहले ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, अब ईसाइयों के और बाकी जो अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ है। सिख और मुसलमान तो पहले से टारगेट थे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे जो अक़लियतें हैं ये पूरे इंडिया हिंदुओं से नफ़रत करने लग जाएंगे। हिंदुओं से जब नफ़रत करेंगे तो इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इंडिया की जो तरक्की है वो रुक जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई भी मुल्क अपने अक़लियत पर जुल्म करते हैं तो वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि उन्हीं अक़लियतों के जो अपने हैं वो बाहर मुल्कों में बैठे होते हैं। अगर मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान और अरब ममालिक में जितने भी मुसलमान हैं, जो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो उनके साथ है, उनके दिल जो है उनके साथ है। एक ना एक दिन ये लोग उनके लिए खड़े होंगे। अगर ईसाई है तो यूरोप ममालिक हो और जो भी दुनिया में जहाँ भी इस तरह के लोग हैं तो वो उनके साथ है, ईसाइयों के साथ है, एक ना एक दिन उनके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह के जो अपने अक़लियतों के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़े होने वाले जो है नफ़रत करने वालों से फिर दुनिया जो है नफ़रत करने लग जाती है। उनसे दुनिया मोहब्बत नहीं करती, दुनिया उनको जान चुके होती है और उनसे नफ़रत करती है। आपका क्या राय है? राय कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स।